हेलो दोस्तों, मैं चौहान सर आप सबका संबोधि आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का टॉपिक लेकर आया हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि जितने भी संवैधानिक या वैधानिक बॉडी हैं सबको मैं आपके लिए वीडियो के फॉर्म में बनाकर दे दूंगा, जो आपके परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं इस पे मैं बात करना चाहता हूं कि वित्त आयोग एक ऐसा आयोग है या एक ऐसा निकाय है जो कि संवैधानिक निकाय है। यानी संवैधानिक निकाय के बारे में मैंने पिछले वीडियो जो हमारा इलेक्शन कमीशन का है उसमें बहुत अच्छे से समझा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय होने के साथ साथ अर्ध न्यायिक संस्था और उसके साथ यह सलाहकारी बॉडी, इसे खास तौर पर इसलिए संविधान में जगह दिया गया कि संविधान बनाने वालों ने केंद्र की भूमिका बनाई थी, स्टेट की, राज्यों की भूमिका बनाई। अब केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध को कायम रखने के लिए जो टैक्स है केंद्र के पास आ रही है, जो कलेक्शन हो रहा है, उस टैक्स में से कितना पैसा राज्यों को मिलना है या जो भारत की संचित निधि है उस निधि से राज्यों को कितना अनुदान यानी ग्रांट दिया जाए, इस पे वित्त आयोग एक कैलकुलेशन करती है गठन के बाद, और कैलकुलेशन करके अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति उसे मंत्रिमंडल को भेजती है और मंत्रिमंडल उनके सिफारिशों को या तो ज्यों का त्यों लागू कर सकते हैं या तो उसमें कुछ कट कर सकते हैं या तो उसे डिनाई कर सकते हैं। यानी इस प्रकार हमें मालूम चलता है कि वित्त आयोग एक सलाहकारी बॉडी। तो वित्त आयोग का गठन बहुत एक बड़े सपने के साथ किया गया कि जो वित्तीय संबंध है राज्य में और केंद्र में, दोनों का विकास हो, समय के साथ दोनों अपना कार्य करें और बेहतर तरीके से काम करें, क्योंकि कोई भी काम करना हो पैसे की जरूरत होती है। राज्यों के पास संसाधनों का अभाव, टैक्स कर का अभाव है उनके पास, तो राज्य को अनुदान और उनके हक का पैसा टैक्स डिवीजन से उनको मिलता है, जिससे अपने राज्यों की तरक्की कर पाते हैं। तो एक बहुत अहम योगदान निभाता है वित्त आयोग, और वित्त आयोग अपना जो योगदान देता है इससे देश का विकास, राज्यों का विकास, जीडीपी का विकास और अन्य चीजों का विकास होता है। तो हम इसमें समझेंगे थोड़ा सा। हमने अभी इसको समझ लिया था शुरुआत में कि एक कैसी संस्था है। इसकी स्थापना पे अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे स्थापना पे अगर हम बात करें तो देखिएगा कि स्थापना पहली बार 22 नवंबर 1951 को की गई। कई जगह एग्जाम में, वनडे एग्जाम जो होते हैं पीटी के, वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं डेट के साथ, और इसके लिए संवैधानिक बॉडी है, इसके लिए एक आर्टिकल की व्यवस्था की गई जिसे हम आर्टिकल 280 के नाम से जानते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि वित्त आयोग के लिए कौन सा आर्टिकल का व्यवस्था, तो वित्त आयोग के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा आर्टिकल 280 की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है और इसका हेडक्वार्टर को दिल्ली में रखा गया। चलिए, तो बनने से लेकर के ये चीजें, वित्त आयोग अगर बन रहा है, इतना बड़ा कार्य दिया जा रहा है, तो कार्य का जिम्मा किसे दिया जाए, कितने लोग हों इस आयोग में जो पूरी तरह से इस पारदर्शी प्रक्रिया को, सलाहकारी प्रक्रिया को एक समन्वय बनाकर आगे फॉरवर्ड कर सके। इसके लिए क्या किया गया, इसके सदस्यों की संख्या नियुक्त की गई। इसमें टोटल 5 मेंबर हैं। 5 मेंबर में एक मेंबर अध्यक्ष पद को ग्रहण करता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में होती है। यानी कुल संख्या कितनी है? 5, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 क्या सदस्य। साथ ही इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ये कैसे चुने जाएंगे, इसके लिए व्यवस्था किया गया कि इससे राष्ट्रपति की सिफारिश पे, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये अपॉइंट होते हैं, जिस प्रकार अपॉइंट हो रहे थे कौन, इलेक्शन कमिश्नर, उसी प्रकार इनकी भी नियुक्ति होती है। अब इनके लिए योग्यता, एबिलिटी क्या होनी चाहिए? जब ये वित्त का सलाह देने जा रहे हैं तो इनके पास कुछ योग्यता तो होनी चाहिए।
ये वित्त को समझते हो, अर्थशास्त्र को समझते हो, सार्वजनिक मामले को समझते हो, तब तो जाकर कर डिवीजन को और अनुदान की राशि को ये समझ करके केंद्र को सिफारिश भेज सके राष्ट्रपति के द्वारा कि राज्यों को कितनी देने की आवश्यकता है। इसके लिए संसद को निर्धारित किया गया, शक्ति दी गई कि योग्यता आप तय करो, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। संसद ने इनकी योग्यता तय की है कि वैसा व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा जिसे सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो, जो सार्वजनिक मामलों को, हितों को अच्छे से समझता हो, उससे अध्यक्ष बनाया जाए। और जो सदस्य हैं, सदस्य में 4 प्रकार के सदस्यों की जो नियुक्ति करनी है, उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया कि पहला, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। यानी यह अर्ध न्यायिक संस्था भी है, तो अर्ध न्यायिक संस्था क्या है, थोड़ा बहुत न्याय भी करेगी। तो न्याय करेगी तो एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हाई कोर्ट का जज चुनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा चीज, एक ऐसा व्यक्ति जिसे भारत का लेखा वित्त मामलों का जानकारी हो, लेखा जोखा का ऑडिट करना जानता हो, पैसे के लेन देन को समझता हो। तीसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए प्रशासन और वित्तीय मामलों की जानकारी हो। और चौथा व्यक्ति ऐसा हो जो आर्थिक यानी अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो। ऐसे व्यक्ति आएंगे तभी तो समझेंगे किस स्टेट को कितनी जरूरत है, सारे स्टेट की जरूरतों को कैलकुलेट करेंगे, टोटल टैक्स कितना आया कैलकुलेशन करेंगे, और उसमें से राज्यों को कितना बांट दिया जाए जिनसे उनका विकास हो, और केंद्र के पास कितना होना चाहिए जिससे केंद्र देश का विकास कर सके। इस प्रकार देश के विकास को करने के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है जिसमें कार्य को भी बहुत तरीके से सरल किया गया। देखिएगा, ये चुने जाते योग्यता के साथ इनको क्या काम करना है। जैसे हमने बात किया, संघ और राज्य के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण, जो टैक्स आए और राज्यों की हिस्सेदारी कितनी होगी, इसकी सलाह इनको देना है। दूसरा, जो संचित निधि है उसमें से राज्यों का राजस्व सहायता या अनुदान कितना दिया जाए, इस पे बात करना है। तीसरा पॉइंट इसमें हम बात करेंगे कि तीसरा पॉइंट जब आता है, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर निगम और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय, ये नगर पालिका के लिए भी उपाय करवाते हैं, उसके लिए भी अपनी सलाह देते हैं। पंचायत के लिए राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया कोई अन्य वित्तीय कार्य, अगर राष्ट्रपति ने कोई कार्य देता है फाइनेंशियल टास्क के रूप में कि भाई तुमको ये करना है, तो इनको करना पड़ेगा, ये ना नहीं बोल सकते। तो 4 प्रकार के कार्य करते हैं। तो थोड़ा सा फिर से समझ लीजिएगा कि इनकी प्रकृति, ये संवैधानिक निकाय है, अर्धन्यायिक निकाय है, सलाहकारी निकाय है। साथ ही गठन 22 नवंबर को 1951 में आर्टिकल 280 के तहत, हेडक्वार्टर दिल्ली में। संरचना टोटल 5 लोग होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं। योग्यता तय करती है पार्लियामेंट, और साथ ही सदस्यों के जो योग्यता है, ये चारों योग्यताएं हैं। और सार्वजनिक मामलों का जानकार कौन होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए। और कार्य 3 प्रकार के होते हैं। आगे इस वित्त आयोग के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो वित्त आयोग का इतिहास बहुत पुराना है। शुरुआत से लेकर अभी तक टोटल 15 वित्त आयोग के गठन हो सकते। आमतौर पर इनका कार्यकाल 5 वर्षों का फिक्स किया जाता है। 5 वर्षों तक इनकी सलाह के अनुरूप कार्य किया जाता है, अगर सरकार मान ले तो। अब पहला वित्त आयोग के गठन 1951 में किया गया, और इस वित्त आयोग ने रिसर्च करके, सब कुछ जांच करके जो रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट 1952 में इन्होंने जमा किया, और कार्यकाल इनका 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया, 1957 तक था। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। यानी यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। इनका कार्यकाल 52 से लेकर 1957 तक। चलिए थोड़ा लिस्ट है एक, इस लिस्ट पे गौर कीजिएगा। पहला केसी नियोगी, दूसरा संतनाम, तीसरा अशोक कुमार चंदा, पीवी राजमनार, चौथे राजमनार ने कई बातें रखी हैं इस आयोग को लेकर के, उस पर हम चर्चा करेंगे मेंस वाले वीडियो में, देखिएगा। और 15वां वित्त आयोग का गठन 2020 से 25 के लिए किया गया है। और अभी जो लेटेस्ट मतलब करंट में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष हैं श्री एनके सिंह। तो एनके सिंह को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया है। और 15वां वित्त आयोग के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे डिटेल से, जो आपको बहुत जरूरी है। 15वें वित्त आयोग
का गठन की मंजूरी 2017 में हुई। जो हमारी वर्तमान सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने इसकी मंजूरी 2017 में दे दी और इन्हें रिपोर्ट 2019-20 में जमा हुई। इनका कार्यकाल 2020 से 25 फिक्स किया गया है। 27 नवंबर 2017 को एनके सिंह को 15वें वित्त आयोग के रूप में चुना गया, यानी 15वां वित्त आयोग के रूप में इन्होंने काम किया। इससे पहले ये एक आईएएस अधिकारी रहे हैं, भारत सचिव रहे हैं, साथ ही बिहार के तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार रह चुके हैं, वहां पे उन्होंने काम किया है राज्यसभा के सदस्य के रूप में। अब अभी जो वित्त आयोग है, जिसमें मैंने बोला कि 5 लोग होते हैं, 4 सदस्य हैं। सदस्यों में आप देख लीजिए, डॉक्टर शशिकांत दास, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र हैं। मैंने चारों का फोटो यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं अनूप सिंह को, रमेश चंद्र को, शशिकांत को और अशोक लाहिड़ी जी को। रमेश, ये लोग मिल करके रिपोर्ट को बनाते हैं, रिपोर्ट को बनाया है और रिपोर्ट इन्होंने राष्ट्रपति को सबमिट किया, वहां से रिपोर्ट मंत्रिमंडल को गया और इस रिपोर्ट को मान करके आगे फाइनेंस की व्यवस्था कर दी गई है। कैसे डिवीजन होगा उसमें भी हम बात करेंगे। इनकी रिपोर्ट में खास बातें क्या थी, आगे देखिएगा। वित्त आयोग की रिपोर्ट में 2 प्रकार की हिस्सेदारी है, एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और एक लंबवत हिस्सेदारी की बात की गई है। तो लंबवत हिस्सेदारी में अगर हम बात करते हैं तो सीधा कैसे लंबवत हिस्सेदारी होती है, इन्होंने बोला जो सेंटर के पास टैक्सेज आ रही है, जिसमें राज्यों का हक है, उसमें से 41% राज्यों को दे दिया जाए। कितना परसेंट? 41%। अलग से 1% की व्यवस्था कर दी जाए, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए 1% की व्यवस्था कर दी जाए। तो इस जगह पे आपको दिख रहा होगा कि कितना है, 41%, 41%, और कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग से 1%। जब कश्मीर लद्दाख बना उसके लिए 1% की व्यवस्था, ताकि कश्मीर का और लद्दाख का भी विकास हो सके 1% लगे। इससे पहले जो वित्त आयोग था उसने भी 42% कर डिवीजन की बात की थी। इस बार भी 42% है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, 1% अलग किया गया, 40% साथ में। लेकिन 13वें वित्त आयोग ने जो बंटवारा किया था वो बंटवारा 32% का था 13वें वित्त आयोग ने, जिसे बढ़ा करके 10% बढ़ा करके यहाँ पे 42% किया गया। इस बार कुछ बढ़ा नहीं है, सिर्फ उसमें से 1% निकाल करके लद्दाख और कश्मीर को दे दिया गया। ये लंबवत हिस्सेदारी, इसको ध्यान में रखिएगा कि इसने कितना बातें की है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी, इसको भी लेके चलना है और इसे भी लेके चलना है। अंतर क्या है तीनों में, चलिए थोड़ी सी बात और हम करते हैं इसके साथ ही। देखिएगा, क्षैतिज हिस्सेदारी में अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, मैं बता दूंगा क्या मिसप्रिंट है, मैं लिख दूंगा। तो जब 14वां वित्त आयोग आया था तो इस पे 5 पैमाने पे, जो मान के चलिए 42% को बांटना है, उसका पैमाना क्या होना चाहिए, भारांश क्या होना चाहिए। कोई राज्य छोटा है, कोई राज्य बड़ा है, कहीं की जनसंख्या ज्यादा है, कहीं का क्षेत्रफल ज्यादा है, कहीं गरीबी जाती है ज्यादा है, कहीं पे लोग ज्यादा कमा रहे हैं, कहीं पे लोग कम कमा रहे हैं, आय समानता ज्यादा है। तो क्या 41% निकाल के सबको बराबर बांट दिया जाए? तो नहीं। जिन राज्यों को ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, गरीबी है और आय समानता है, उनके पास जनसंख्या ज्यादा है, उसके अनुसार सबको ऐसा फंड मिले कि व्यवस्थित हो जाए। तो 14वें वित्त आयोग के पास 5 पैमाने थे। 5 पैमाने में उन्होंने 1971 के जनगणना का प्रयोग करके अपना पैमाना दिया था। उसमें इन्होंने जनसंख्या, जनसांख्यिकी बदलाव, आय समानता, क्षेत्रफल और वन को आवरण को रखा था कि जनसंख्या के हिसाब से जिसका जनसंख्या है उसको इस पूरे पैसे में से 17.5% निकाल के दिया जाएगा, 10% बदलाव को दिया जाएगा, आय समानता में 50%, क्षेत्रफल में 15% और यहाँ पे 7.5% दिया जाएगा। ये बातें की गई। लेकिन 14वें वित्त आयोग ने एक अलग से स्टैंडर्ड को जोड़ा, भारांश को जोड़ा, वो है ये 6 नंबर। तो आपको याद रखिएगा 14वें से 15वें में क्या क्या डिफरेंसेज है। पहला सबसे बड़ा भारांश में एक आया कर एवं राजकोषीय प्रबंधन। जो स्टेट की फिजिकल पॉलिसी है, टैक्स की पॉलिसी है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट आपका क्या है। ज्यादा उधार नहीं लेना, जो कम उधार लेंगे या जो मैनेज करके चलेंगे उनको अच्छा मिलेगा और वो 2.5% में उनका हिस्सेदारी उनके अनुरूप होगा।
तो एक नया कॉलम कौन सा आया, छठा नंबर कॉलम आया। जनसंख्या पहले जो था आज भी है, लेकिन जनसंख्या में पहले 17.5% का भार था, अभी 15% का भार है, जनसंख्या में घटाया गया। देखिएगा, और इन्होंने कौन सा जनगणना अपनाया, 2011 का। आप देखिएगा 1971 के जनगणना और 2011 के जनगणना के बाद काफी बदलाव हुए जनसंख्या में। उत्तर भारत की जनसंख्या काफी बढ़ी है और दक्षिण भारत की जनसंख्या काफी तरीके से बढ़ी है, मतलब नॉर्मल है। अगर उत्तर भारत की अवहेलना कर दी जाए पूरी तरह से दक्षिण भारत की, तो ये भी सही नहीं होगा। तो उनको भी रिवार्ड दिया गया कि यहाँ पे थोड़ा सा भारांश को घटाया गया, इससे दक्षिण भारत को भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। जनसांख्यिकी बदलाव में यहाँ पे हम देखेंगे, ये थोड़ा मिस्टेक है पॉइंट में, नहीं ठीक है, 12.5% इसमें है। आय असमानता में यहाँ पे 45% का भार दिया गया, यहां से भी घटाया गया 5%। साथ में क्षेत्रफल को 15%, पहले कितना था क्षेत्रफल में 15%, वही रखा गया। अब पर्यावरण पारिस्थितिकी को अब इस बार 10% कर दिया गया। तो दो डेटा यहां पे मिसप्रिंट हुआ था, 10% कर दिया गया। तो आप मोटा मोटी क्या आपको याद रखना है, मोटा मोटी याद रखना है कि पहले पैमाना 5 हुआ करते थे, अब पैमाना 6 कर दिया कर राजस्व प्रबंधन के साथ इस रिपोर्ट में। यह है क्षैतिज हिस्सेदारी और एक है लंबवत। लंबवत हिस्सेदारी में 41% प्लस 1%, और यहां पे कितना था 42%। बात वही है, लेकिन इस 1% से किसका विकास करना अलग से, लद्दाख का, और किसका करना है, जम्मू एंड कश्मीर का विकास करना। तो ये है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग में आपको आर्टिकल, वित्त आयोग के कार्य, सदस्यों का जो एबिलिटी है, उसे एबिलिटी कौन निर्धारित करता है, इसकी नेचर मतलब सलाहकारी, अर्धन्यायिक शक्ति, और क्या है संवैधानिक बॉडी है। इन सब चीजों को याद करते हुए 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिश है इसको देख लेना है। साथ में 14वें वित्त आयोग की भी सिफारिश को, इनके अध्यक्ष को आप कम से कम 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, तीनों को देख लें। साथ में आप जो पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे उसे देख ले। इसके बाद आपको जो भी पीटी में प्रश्न मिलेंगे लगभग उम्मीद करता हूं कि सॉल्व हो जाने चाहिए, और बाकी इसमें जब हम मेंस में कुछ बातें करेंगे तो और काफी डिटेल से 1 घंटे प्लस की वीडियो पे हम बातें करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी और इसे कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ताकि आगे के वीडियो आपको जा सके। अभी इसमें जितने भी बॉडी हैं सारे बॉडी आपको मिलने वाले हैं और सब आप करेंगे। साथ में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को भी मैं आपको बताने वाला हूं। घर बैठे आपका काम यहाँ पे निकल जाएगा। और तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा ले रहा हूं। धन्यवाद इसको देखने के लिए जी, नमस्ते।